नमस्ते फ्रेंड्स, मैं संदेश स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल भारत संदेश के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आज राजस्थान के बेबाक नेता, हर चुनाव में अपनी राजनीतिक चमक हासिल करने वाले पाली से कांग्रेस के नेता श्री भीमराज जी भाटी से। नमस्कार भीमराज जी भाटी साहब। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, इस बार जो राजस्थान चुनाव है आपको क्या लग रहा है? ये संयोग होगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, या इस बार वापस से कांग्रेस का लग रहा है आपको? नहीं, इस बार ग्राउंड लेवल पे तो कांग्रेस की पोजीशन बहुत बढ़िया है। कांग्रेस की जो अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और हर वर्ग के लिए अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें दी है, बहुत अच्छे अच्छे जो विकास के कार्य हैं वो सब किए हैं। इसलिए ग्राउंड लेवल पे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन ये अब बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा और बिना मतलब का किसी बात का इश्यू बनाना, किसी का कुछ करना, वो करते रहते हैं। इनकी आदत में शुमार है, तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा में मास्टर है। तो प्रोपेगेंडा की वजह से इनका थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता, बहुत आम आदमी बहुत खुश है। अच्छा सर, आज मैंने अखबार पढ़ा था सुबह कि कांग्रेस का आरोप था कि जैसे ही चुनाव है इन्होंने वापस ईडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ का इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करना चालू कर दिया, जो कि प्रजातंत्र में बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। अच्छा सर, मैं अभी जैसे वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद जी पारक, अभी मैं उनका एक चैनल पे इंटरव्यू सुन रहा था। उनका ये कहना था कि हर चुनाव में भीमराज जी भाटी मेरे से 8 से 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और मैं उसी पैसों के 10-15% में पूरा खर्चा कर लेता हूँ। और आप कहीं भी जाके देखें कि उनके जो कार्यालय होते हैं उनमें क्या हो रहा होता है, मेरे कार्यालय में क्या हो रहा होता है, और फिर भी जनता मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये ज्ञानचंद जी पारक जहाँ तक पैसे की बात कहते हैं, ये सिर्फ पैसे के बलबूते पे जीतते हैं। इन्होंने हर वार्ड में, हर बूथ पे 50-100 वोटर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जो बहुत छोटे तबके के आदमी हैं। उन लोगों को ये प्रलोभन दे के, उन लोगों के परिवार को ये प्रभावित करके अपने वोट हासिल करते रहते हैं। और अंतिम 2 दिन में, जब तक इलेक्शन होता है, तो उसके इलेक्शन के 2 दिन पहले, वोटिंग से 2 दिन पहले, ये अपना जाल फैला के, ये अपना धन बल के आधार पर अपना चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। और धन बल ही नहीं, इनके पास जो इनके समर्थकों की टीम टोली है, वो भी बाहुबली लोगों की टीम टोली है। वो वार्ड में, बूथ पे लोगों को धमकाते रहते हैं, धमका के अब किसी तरह अपना वोट हासिल करके जीतने का इनका सिर्फ एक मकसद रहता है कि मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सिर्फ जीत जाऊँ। जीतने के बाद ये अस्पताल की गोलियाँ, बांगड़ हॉस्पिटल की गोलियाँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की गोलियाँ, एनजीओज की तरफ से जो मदद है, वो एनजीओज की तरफ से मदद लेके पब्लिक को बांटू के। लेकिन अशोक गहलोत की इस सरकार ने इस बार जो मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त मेडिकल चेकअप, मुफ्त चिरंजीवी योजना, मुफ्त ये जो बीमा है 10 लाख का बीमा, वो सब करके, पशुओं के लिए बीमा 40-40 हज़ार रुपये प्रति पशु, प्रति गाय, ये सब करके इनकी धरातल की जो ज़मीन है उसको इनके नीचे से खिसका दिया है। तो इसलिए ये बहुत बेचैन है, बहुत विचलित है। और 25 साल में जिस आदमी ने 25 लोटे पानी, 25 लीटर पानी नहीं पिला सका जो आदमी, वो 25 साल से राजनीति कर रहा है। 25 साल एमएलए हो जाएंगे, 5 साल चेयरमैन रह लिए, और कोई इनका ऐसा विकास का काम नहीं है जिसको ये छाती ठोक के कह सके कि मैंने ये विकास का काम करा है। जबकि मैं निर्दलीय एमएलए था 93 में, 93 से 98 तक मैंने वर्ल्ड बैंक से पैसा ला के 9 करोड़ रुपया ला के वो नेड़ा बांध बनाया, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से लाके। वर्ल्ड बैंक की IPP 9 की स्कीम के तहत 45 लाख रुपए लाके खाड़ा में हॉस्पिटल बनाया, जैतपुर में हॉस्पिटल बनाया, ये नया बस स्टैंड बनाया, वो जो अभी है यहाँ पे पाली में। हाँ, ये जो कॉलेज है लड़कियों की, गर्ल्स कॉलेज, वो मैंने खुलाई।
वो मना कर दिया था। ललित जी शिक्षा मंत्री थे, तो ललित जी ने कहा कि ये तो क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्राइटेरिया बताऊं क्या आपको? अच्छा। और जब मैंने इनको, किसने कहा था सर? ललित किशोर चतुर्वेदी ने, शिक्षा मंत्री थे। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब हमारे शहर की बच्चियाँ जो जाती है उन लोगों को ये रास्ते में जो आवारा लोग होते हैं वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते रहते हैं, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर में इस कॉलेज खुलना चाहिए इस गर्ल्स का। तो उन्होंने मुझे कहा क्राइटेरिया नहीं है, 150 बच्चियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो करके। तो फिर मेरे पास इनके कुछ ऐसा वो थे कागजात और ऐसा कुछ रिकॉर्ड था, तो मैंने उनको वो बताया कि मैं बताऊं कि आपको क्राइटेरिया डामर में क्या क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल किया, क्या किया। तो फिर वो विधानसभा के फ्लोर पे घबरा गए कि आप मेरे से चैम्बर में मिलिए। मैंने कहा चैम्बर में आप बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। तो फिर उन्होंने चैम्बर में मुझे बुलाया, मुझे कहा कि यार क्यों ऐसी बातें करते हो, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे कॉलेज खोल दो, मेरे को दूसरी बातों से कोई मतलब नहीं है। तो फिर उन्होंने फ्लोर पे उन्होंने कहा मैं खोल दूंगा। मैंने खोल दूंगा नहीं, विधानसभा के फ्लोर पे घोषणा करो। तो विधानसभा फ्लोर पे घोषणा करने का अर्थ ये होता है कि वो काम होना ही पड़ता है। अच्छा। कुछ भी हो तो होना पड़ता है। अच्छा, ये सर मतलब वाकई में है कि मतलब विधानसभा में अगर कोई बात की घोषणा हो जाती है, हाँ, तो फिर वो काम होना होगा, होना ही चाहिए। अच्छा, होना ही पड़ता है, ये कानून है सर, बाइंडिंग है। बाइंडिंग है, बाइंडिंग। हाँ, और आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर पे बाइंडिंग है। अच्छा। मान लो वर्तमान सरकार नहीं कर पाए और विधानसभा के फ्लोर पे किसी मंत्री महोदय ने या मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, तो फिर वो ही सरकार के लिए ही नहीं है, वो आने वाली सरकार के लिए भी वो बाध्य है। सरकार अच्छी बात बताई सर आपने। हाँ, ऐसे करके ये गर्ल्स कॉलेज खुल गया, वो अपना आरटीओ ऑफिस खुल गया, वो अपना क्या नाम, अपना ये टेक्सटाइल के पाठ्य पुस्तकों का वो है ना, पाठ्य पुस्तकों का सुमेरपुर रोड पे, जोधपुर रोड पे पाठ्य पुस्तकों का भंडार, हाँ, तो वो खुल गया। तो ऐसे करके एमएलए क्या चीज़ होती है वो अभी ज्ञानचंद जी पारिक को पता ही नहीं है। इनको यही पता है कि किसी तरह उल्लू बनाना, किसी तरह दवाइयाँ देना, किसी तरह लोगों के अकल निकाल के वोट ले लेना। अच्छा, और मेरे हारने का कारण ये है कि कांग्रेस में कुछ जयचंद है, वो जयचंद कांग्रेस में रह के कांग्रेस की कब्र खोदते हैं और सफ़ेद कपड़े पहन के। मैं इसी पर आ रहा था सर। भाई साहब मुझे आप एक बात क्लियर करो, 5 साल आपने बेहतरीन कार्य किए, क्योंकि एक विधायक के रूप में जैसा आपने बताया 9 करोड़ रुपए वहाँ से लाना, ये नॉर्मल मुझे लगता है कि आज के विधायकों को इतना नॉलेज भी नहीं होता होगा जितना आपको पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं सर, आपने बहुत कार्य किए। सर कहाँ कमी रह जाती है हमारी ऐसी कि मतलब देखो सर, बोलने में आप बहुत अच्छे हैं, हर चुनाव में मैं देखता हूँ जहाँ आप भाषण देने जाते हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है, लोग सुनते हैं आपको, एंड में जाके मतलब सब लोग कहते हैं इस बार भीमराज जी आ जाएंगे, भीमराज जी, एंड में लास्ट के 2-3 दिन में ऐसा क्या हो जाता है सर कि मतलब हमें कुछ वोटों से रहना पड़ता है। मैंने निवेदन किया ना कि आखिरी 2 दिन में, पोलिंग के दिन से 2 दिन पहले तक इन्होंने वार्ड में आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन सा परिवार कितना डेली वेजेज पे, कौन सा मजदूर जाता है, उसकी मिसेज कहाँ जाती है डेली वेजेज पे, उसके परिवार के सदस्य कहाँ जाते हैं मजदूरी करने। उन लोगों को ये प्रभावित करके, धनबल के आधार पर प्रभावित करके, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ इनके जो समर्थक है वो हिस्ट्री सीटर और इस तरह के लोग हैं, तो वो प्रभावित करते हैं। आम जो मजदूर, आम जो वोटर है, उस आम वोटर को डरा के, धमका के वोट नहीं देने देना, वोट दे तो उसको प्रभावित करके किसी तरह अपने पक्ष में वोट लेके ये आखिरी 2 दिन में चुनाव पार हो जाता है, ये चक्कर है। सर इस बार टिकट को लेके क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी पाली से आपको? जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है और सब नेता भी कह रहे हैं कि हम जीतने वाले को और टिकाऊ को, तो टिकाऊ मेरे से ज़्यादा टिकाऊ कांग्रेस में कोई है ही नहीं। हाँ, मैं उस वक्त भैरू सिंह जी के साथ भी नहीं गया। मैं बात काट रहा हूँ आपकी सर, मैं पाली के अंदर हर मोहल्ले में 10 जगह जाके डिबेट कर चुका हूँ, सबको मैंने पूछा, मैंने कहा अगर पाली में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प हो, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता जिसको आप पसंद करें, तो 90% सबने आपका नाम लिया। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अब हुआ जो तो हुआ अब तक, क्या इस चुनाव में अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ जो हाई प्रोफाइल जो नेता हैं, जो ऊपर की, वो आपका मन से सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो नियतन खराब लोग हैं, वो कांग्रेसी है ही नहीं। अच्छा। मैं 90 में जब पहला चुनाव लड़ा तो इनके पिताजी, इनके परिवार वाले सब मेरे खिलाफ थे। मैं इनके पिताजी की गाड़ी टोचिंग करके लाया था
केवल चंद जी गुलेचा के पिताजी की गाड़ी टोचिंग करके लाया था। ये बात सर केवल चंद जी के पिताजी की पुष्पा जैन की जीप थी उनके पास। पुष्पा जैन के दोनों तरफ पर्दे लगे हुए थे और वो सर्दी में ठिठुर रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैं, वो केवल जी मेरे मित्र थे, तो मैंने केवल जी के पिताजी को देखा, तो मैंने केवल जी के पिताजी का बाबू साहब यहाँ कैसे खड़े हो? कह नहीं तू जा कोई काम नहीं तेरा, कोई काम नहीं। मैं कहा नहीं तकलीफ क्या है? तो ड्राइवर बोल गया कि साहब गाड़ी खराब हो गई। तो मैंने कहा, मेरे ड्राइवर को कहा कि इसकी गाड़ी को टोचिंग करो, और उनकी गाड़ी को टोचिंग करके मैं लेके आया पाली। ये इनका चरित्र है, राजनीतिक चरित्र इनका इतना गया गुजरा है कि उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की जा सकती। उस इलेक्शन में भी मैंने इनके खिलाफ शिकायत करी थी। चंदनमल जी वैद थे अनुशासन समिति के अध्यक्ष, तो वो मुझे समझते थे कि ये जाट है। तो उन्होंने कहा तू छोरा जाट है, मैं जाटों के इलेक्शन से, जाटों की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आता हूँ। मैंने कहा मैं जाट हूँ ही नहीं चंदनमल जी साहब, मैं तो मामूली ओबीसी का एक घांची आदमी हूँ, तेली, हिंदू तेली जिसको कहते हैं वो हूँ। तो क्या बात करता है, जाट नहीं है तू? मैंने कहा नहीं जाट नहीं हूँ। तो ये हालत है 90 से। उसके बाद 93-90 के चुनाव में काउंटिंग में मेरे को हराया। उस वक्त पहली दफे फोटो इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। काउंटिंग एजेंट के फोटो लगने थे, तो मेरे जो सपोर्टर थे वो तो अनभिज्ञ थे, मैं भी अनभिज्ञ था, मेरे एजेंट भी अनभिज्ञ थे, हमने पता नहीं किया। वो नया नया रूल आया था, हमारी वहाँ मिस्टेक हो गई। हाँ, तो जो मेरे खिलाफ लोग थे वो मेरे काउंटिंग एजेंट बन के बैठ गए। 4 नंबर और 5 नंबर मैंने रैंडम चेकिंग कराई थी। रैंडम चेकिंग में 16% वोट मेरे बीजेपी के फूल के बंडल में मिले। इसका आपने फिर विरोध कहीं किया? नहीं, विरोध किया, लेकिन वो तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। 5000 कुछ वोटों से मैं हार गया, तो वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ होता नहीं। मैंने इलेक्शन रिट भी करी थी उस वक्त। उसका फिर क्या हुआ सर? वो रिट फिर 5 साल तक फैसला ही नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम है। हाँ, तो सिस्टम है तो। अच्छा सर, मैं पूछूं आपसे, जैसे इन दिनों में कभी पाली के जो कांग्रेस के नेता हैं आपस में कभी बात होती है सर? हाँ, आपकी बात होती है कभी? नहीं, मैं तो मेरे हाल में मस्त रहता हूँ। मैं रोज़ जो मेरा रूटीन है, किसी का मौत में, मरगत में, शादी में, ब्याह में, किसी सामाजिक आयोजन में, प्रयोजन में, उसमें व्यस्त रहता हूँ। मैं तो इन लोगों से इनको बात करने के लायक ही नहीं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात आपसे पूछता हूँ सर, जैसे अगर मान लो कांग्रेस अपनी योजनाओं के बूते अगर संयोग बन जाता है कि वापस अशोक जी गहलोत को बहुमत मिल जाता है, सरकार आ जाती है, तो क्या आपको संभावना लग रही है कि वापस जो सचिन जी पायलट का ये जो विवाद था पहले हुआ था सर, ये वापस उभर के आएगा? नहीं, अभी नहीं उभरेगा। ये तो दोनों नेताओं को पता है, दोनों वरिष्ठ नेता है, दोनों समझदार नेता है, दोनों बहुत तजुर्बेकार नेता है। इन दोनों को पता है कि अगर कांग्रेस जिंदा रहेगी तो हम दोनों जिंदा रहेंगे, कांग्रेस नहीं जिंदा रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये तो ठीक है, जो सपोर्टर होते हैं, समर्थक, वो आपस में कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सचिन पायलट जी कुछ कहता है, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अशोक गहलोत से बातें बढ़ जाती है। ऐसे ही ये सब, हम जो मिडिल मैन है ना, समर्थक, पायलट जी के समर्थक पायलट जी को कुछ गलत बात करते रहते हैं, अशोक जी के समर्थक अशोक जी को कुछ गलत बात करते रहते हैं। अच्छा तो सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे गहलोत साहब ने 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल कर लिया जी, और अब अगर जैसे मान लो, आपकी नज़र में क्या लगता है कि सचिन पायलट जी को मौका मिलना चाहिए क्या? नहीं, वो तो अब कांग्रेस हाईकमान के ऊपर निर्भर है। आपकी कोई राय? बहुत छोटे लोग हैं, हमारी राय का कोई विशेष महत्व नहीं है। ये जो निर्णय है वो उच्च स्तर पर निर्णय होता है, इसलिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा सर, अगर पार्टी आपको इस बार टिकट दे देती है तो पाली की जनता को आप क्या कहना चाहोगे? पाली की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लगातार 1990 से संघर्ष कर रहा हूँ, और पिछले 30 साल में जो वर्तमान विधायक महोदय है, इन्होंने पाली की जनता के लिए, पाली तो मैनचेस्टर कहलाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, हाँ, तो उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन्होंने बिल्कुल ये कर रखा है। ये सरकारी अधिकारियों के ऊपर निर्भर है। सरकारी अधिकारियों को किसी तरह आप खुश करो, किसी तरह खुश करके अपने काम चलाओ। परमानेंट इसका प्रदूषण का इन विधायक महोदय ने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, ठीक है। और ये जो पिछली बार जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था,
उन्होंने प्रदूषण के नाम पे अपनी राजनीति करी और पूरे 5 साल हो गए, पूरे 5 साल में प्रदूषण के नाम पे एक शब्द कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और प्रदूषण नाम से नेतागिरी कर ली, 5 साल गुजार दिया और इनके पास कुछ नहीं था और आज ये बड़े अपना जीवन स्तर ऊंचा करके आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको किसी का, कोई आम आदमी का, किसान का या किसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहे और स्वार्थ सिद्ध करके अपना जो जीवन स्तर है उसको इतना ऊंचा उठा दिया कि अब जब धरातल पे आएंगे तब इनको समझ में आएगी कि अरे यार ये अब क्या हुआ। इतने दिन तो अभी तो कोई भी सरकार में डिजायर चल रही है, कोई अफसर कुछ कर रहा है, कोई अफसर कोई सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अफसर कार प्रोवाइड कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तब इनको समझ में आएगी कि ये क्या हुआ, तब इनकी आंखें खुलेगी। सर अगर जैसे पार्टी आपको टिकट देती है और पाली की जनता आपको जिता देती है तो पानी की स्थायी समस्या का जो समाधान है उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? पानी की जो स्थायी समस्या है वो पाइपलाइन तो जैसे अशोक गहलोत जी ने मंजूर भी कर दी, कुछ काम हुआ भी है, कुछ काम हो भी जाएगा और सब हो जाएगा। वो रोड से जो पाली है वो उसके लिए कुछ किया नहीं है। ये राकेश भाटी और रेखा भाटी ये दोनों गए भी थे पैदल, इनको आश्वासन भी। सर मैं वापस टोक रहा हूँ आपको सर, क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है। मैंने पाली में जहाँ भी डिबेट करी थी मैंने सबसे एक सवाल पूछा था कि रेखा राकेश जी भाटी पानी की समस्या को लेकर पद यात्रा पर थे तो क्या उस समय उनको बीजेपी की जो पाली की लीडरशिप है उनका सपोर्ट मिलना चाहिए था क्या? वाद विवाद हुआ सर लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला, इस पर कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं मिला तो ये इनकी आपस की जो पार्टी की लड़ाई है, मतलब ये जो माननीय विधायक है उनकी बेवकूफ़ी है कि जो आम जनता की डिमांड है और पानी से महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। आप 2 दिन खाना खाए बिना रह सकते हो लेकिन 2 घंटे पानी पिए बिना नहीं रह सकते। उस बात को इन्होंने गौर नहीं किया और इस बात को लेके ये जो वहाँ पैदल गए किए तो उस बात को इन्होंने इश्यू बना दिया। इश्यू बना के इनके खिलाफ जो भी कुछ कर सकते थे वो सब कर दिया। तो उससे बहुत भारी दुर्भावना पैदा हुई है माननीय विधायक जी के विरुद्ध। हाँ। अच्छा सर, जैसे एक संभावना चल रही है कि इस बार अशोक जी गहलोत भी पाली से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके ऊपर आपका कुछ कहना? नहीं है, वो मुझे नहीं लगता कि वो लड़ेंगे। हाँ, क्यों, वो सरदारपुरा में ऑलरेडी इतने मजबूत है कि उनको पाली के लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये तो जो आदमी ये नहीं चाहता कि भीमराज भाटी कहीं यहाँ नहीं आ जाए टिकट लेके और कांग्रेस का प्रत्याशी बन के, उन लोगों का एक विशफुल थिंकिंग है कि अपन तो अशोक गहलोत का नाम चलाओ, अशोक गहलोत नाम चलाओ ताकि भीमराज भाटी डाउन हो जाए। भीमराज भाटी के खिलाफ इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए अब ये चला रखा है। पहले चला रहता वैभव गहलोत को लड़ाएंगे यहाँ से, वैभव यहाँ आ गया पाली, उसने मना कर दिया कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, अब मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ पाली की राजनीति में। तो अभी ये नया इश्यू लाए कि अशोक गहलोत जी लड़ेंगे पाली से। तो अशोक गहलोत जी इतने अनुभवी है, इतने श्रूड पॉलिटिशियन है कि वो अपना सरदारपुरा छोड़ के क्यों पाली आएंगे, क्यों आएंगे पाली? ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाली को संभाग बना दिया। उनकी मेहरबानी है कि वो पाली को जोधपुर का सिस्टर सिटी समझते हैं, सिस्टर सिटी समझ के जो कुछ कर सकते हैं वो सब करते रहते हैं। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाली से चुनाव लड़ने के लिए कुछ ये कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अगर पार्टी ने किसी कारण से टिकट नहीं मिलता आपको तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्यों नहीं मिलेगा टिकट? क्यों नहीं मिलेगा? मेरे में कमी क्या है? मेरी तो संभावना है सर पूरी, मेरी तो शुभकामनाएं आपको। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरे को टिकट क्यों नहीं मिलेगा, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे में कमी क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो क्यों नहीं मेरे को टिकट मिलेगा? मेरे को लगातार वोट आ रहे हैं, 8वें चुनाव में। ये तो सर मैं कहता हूँ ना, मैंने आपको आते ये कहा कि मैंने जब छठी बार विधानसभा का जो अभी ज्ञान जी पारे को जो टिकट मिला ना सर, तो उनका इंटरव्यू में पहले ही आपका नाम आया कि वो ये मानते हैं कि मेरी लड़ाई पाली में भीमराज जी भाटी से ही है। उनका सीधा ये कथन था, सीधे आप पे अटैक किया कि भाई भीमराज जी भाटी मेरे से 8 से 10 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि पाली में मेरी फाइट है तो भीमराज जी भाटी से है। तो ये तो सर सत्य है, पार्टी भी समझती होगी कि इतने चुनाव में हमेशा निर्दलीय खड़े होकर भी भीमराज जी भाटिया इतने वोट लाए हैं, कांग्रेस पार्टी भी 30 नंबर पे रही है, तो ये तो उनको अनुभव होगा सर, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं कि मेरे से 8 से 10 गुना खर्चा करते हैं। मैं चंदा किसी से मांगता नहीं,
पाली में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भीमराज भाटी ने मेरे से कभी चंदा मांगा। और ये महानुभाव एक एक आदमी से 4-4 बार चंदा मांगते हैं। कोई लाख रुपया भेजता है तो उसको लाख रुपया रिटर्न कर देते हैं और डांटी और ठोकते हैं। अच्छा सर, डांटी मारते हैं कि लाख रुपए से क्या होता है, लाख रुपए तुम्हारे पास रखो। ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई किस्सा सर? सबको मालूम है, जो चंदा देते हैं उनको मालूम है। वो चंदा देने वाले मेरे को कहते हैं कि यार तू चंदा क्यों नहीं लेता है। मैंने कहा चंदा लेके फिर चंदा दो आप मेरे को और फिर मेरे को अंगुलियों पर नचाओ, तो मैं अंगुलियों पर नाचने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो जो जेन्युइन आदमी होगा, चाहे मेरा दुश्मन भी होगा, तो उस सही आदमी की मदद करूँगा। ये मेरी प्रवृत्ति रही है, ये मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है, नियम रहा है कि भैया भाई चंदा की चीज़ लेंगे तो चंदा वाला तो अपने सिर पे बैठेगा, तो सिर पे बैठेगा तो फिर सिर पे बैठेगा, इसका मतलब किसी जेन्युइन आदमी को नुकसान होगा। मैं उसके लिए कुछ करूँगा तो उस सही आदमी का नुकसान होगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं चंदा मांगता ही नहीं हूँ। मेरे को कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भीमराज भाटी ने कभी हमसे चंदा मांगा। किसी ने घर आके मेरे को दे दिया या कहीं रास्ते में किसी ने मेरे को दे दिया है तो वो मैंने खुशी से ले लिया, उसका मैं अभी भी एहसान मानता हूँ। और मेरे को जब भी कभी कोई मौका मिलता है तो मैं उस एहसान को उतारने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए मैं जिंदा हूँ राजनीति में। मैंने आज तक किसी को दुखी किया नहीं, किसी को तंग किया नहीं, किसी को परेशान किया नहीं। ये बात। विदा लेना चाहूँगा सर। एक आखिरी सवाल वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वापस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपको क्योंकि ऐसा कोई भी डिबेट नहीं था कि जब आपका नाम नहीं आया हो पाली में। अगर इस बार चुनाव में पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप ये अपील करेंगे कि भाई जो कांग्रेस के जितने भी यहाँ के नेता हैं वो इस बार मिल के आपका सपोर्ट करें? बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। कांग्रेसियों को मैं आम आदमी को हाथ जोड़ सकता हूँ या जोड़ना पड़ता है राजनीति में, तो कांग्रेसी को क्यों नहीं जोड़ूंगा। कांग्रेसी तो मेरे परिवार का सदस्य है, वो मेरी मदद करे या नहीं करे वो उसकी इच्छा है। लेकिन मैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के बाद उससे निवेदन करूँगा ही करूँगा कि भैया मेहरबानी करके मेरी मदद करो, क्यों नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। ये थे पाली से कांग्रेस के लीडर भीमराज जी भाटी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद।